की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 240 बीमारियां पाई जाती हैं। और इन 240 बीमारियों में से सभी ज्यादातर फफूंद जनित बीमारियां हैं। कुछ बैक्टीरिया से भी पैदा होती हैं, कुछ निमाटोड से भी होती हैं, कुछ वायरस से भी होती हैं, कुछ साइटोप्लाज्मा जनित बीमारियां भी पाई जाती हैं। भारतवर्ष में अगर बात करते हैं तो 180 बीमारियां पाई जाती हैं। और इन 180 बीमारी में से 60 ऐसे उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली बीमारियां गन्ने के रोग हैं जो कि पहचान में आ जाती हैं। और इन 60 बीमारियों में से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो निश्चित रूप से गन्ने की फसल से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उपज को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से रोग है? आर्थिक दृष्टिकोण से यदि रोग की बात करते हैं तो सबसे पहले कवक जनित रोग। कवक जो फफूंद जनित बीमारियां हैं जो गन्ने के पौधे में लगती हैं, वो गन्ने के पत्तियों में लगती हैं। पहला सबसे प्रमुख बीमारी जिसे कैंसर कहा जाता है, जो सभी लोग इसे चिरपट होंगे, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश में कैंसर का आपतन, कैंसर बीमारी महामारी के रूप में 2020, 21, 22 में आई थी, जो कि आप लोगों के अथक प्रयास से क्षेत्र से गन्ने का विस्थापन किया गया 238 का। और आज के समय में लाख रोग का आपतन बेहद कम हो गया है, यहाँ बहुत सारे क्षेत्र में समाप्त हो। और ये लाख रोग केवल और केवल वो जिलो 238 में ही लगता था, क्योंकि 238 से पैदा होने वाले फंगस तेरह नाम का ये फंगस है, जो कि केवल और केवल 238 को ही प्रभावित करता है, अन्य गन्ना किस्म को प्रभावित नहीं करेगा। दूसरा कदुआ रोग कहते हैं, ये भी फफूंद जनित बीमारी है। तीसरा उपका रोग, चौथा पुक्का मंज रोग। तो नीचे और भी बहुत सारे रोग हैं, जो कि मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये 4 ऐसे फफूंद जनित रोग हैं जिसका गन्ने के ऊपर विषम प्रभाव पड़ता है। गन्ने की फसल कहीं कहीं से पत्तियों के माध्यम से, तने के माध्यम से प्रभावित होती है, गन्ने की मोटाई कम हो जाती है। यदि बैक्टीरिया की बात करते हैं तो रेड स्ट्राइप एक डिजीज है, लीफ का डिजीज है, बैक्टीरिया स्टॉप प्लांट डिजीज है। पूरी कोसा 13 को 35 में ज्यादातर दिखाई देती है, 13,400 में दिखाई देती है, 15,23 में दिखाई देती है। ऊपर का हिस्सा सड़ जाता है बैक्टीरिया स्टॉप प्लांट की वजह से, और बदबू बहुत तेजी से। साइटोप्लाज्मा और वायरस जनित बीमारियां पाई जाती हैं, जिसे ग्राफी फ्रूट डिजीज कहते हैं, हिंदी में ग्राफी रोग कहा जाता है। और वायरस जनित बीमारी की बात करें तो येलो लीफ डिजीज है, जो कि अक्टूबर माह से शुरू होकर कटाई काल तक दिखाई देता है। 14 में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अक्टूबर के बाद सबसे ज्यादा दिसंबर में जब जाड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, वायरस की वजह से पत्तियों के मध्य सिरा पीला पड़ जाता है और ऊपर का हिस्सा नुस्खा हुआ दिखाई देता है। वही ज्यादातर पूर्णक 14,201 में प्रतीक होता है, जबकि ये सभी गन्ना किस्मों में वायरस पाया जाता है, लेकिन इसका इतना ज्यादा नहीं आपता रहता है कि आर्थिक क्षति सीमा से ये ऊपर हो जाए तो पौधे को नुकसान हो। इस बीमारी की वजह से पौधे में किसी भी तरह के नुकसान, आर्थिक नुकसान नहीं होते हैं। जैसे साउथ इंडिया, दक्षिणी भारत और ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों में येलो लीफ डिजीज का बहुत ज्यादा है, और वहां पे इसके आपतन की वजह से उपज भी प्रभावित हो जाती है। अगर रोग के प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक की बात करें, अलग अलग जो फैक्टर होते हैं, रोग आता है या रोग चला जाता है। पहला तो होस्ट कारक होता है, गन्ने की किस्म होती है। उन गन्ने की किस्म में रोग से लड़ने की कितनी क्षमता है उस पर डिपेंड करता है। उसकी प्रकृति कैसी है उस पर डिपेंड करता है। गन्ने का आवरण मुलायम है या कठोर है, इस पे भी निर्भर करता है। उसके अंदर ताकत कितनी है, इस पे भी निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक विधियां हैं, अंदर से ताकत का मतलब उसके अंदर एंजाइम कहते चीजें होती हैं, जिसकी वजह से बीमारी खत्म हो जाती है, बीमारी आ जाता है। गन्ने के अंदर जो एज है उस एज पे भी डिपेंड करता है। आप देखे होंगे ऑटम गन्ने में बीमारी कम होती है, या देर से गन्ना बोते हैं तो उसमें ज्यादा आती है। वो केवल डिपेंड करता है गन्ने की उम्र कितनी है, गन्ने की एज कितनी है। दूसरा, रोगजनक किस तरह का है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, नकारात्मकता की वजह से बीमारी पैदा हो जाती है। तो इस तरह से
अपने को परिवर्तनशीलता भी होती है, जैसे कोलेट्राइकम पल्केटम जो कि कैंसर पैदा करता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा म्यूटेशन पैदा करने की क्षमता होती है। मतलब अपने अंदर परिवर्तनशीलता ये जरूर ला देता है गन्ने की होश को देखते देखते हुए। जैसे 238 को आज तक जितने भी पुराने फंगस थे कोलेडोट्राइकम पल्केटम के, आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि पूरे प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में 13 प्रकार के फंगस पाए जाते हैं जो कैंसर को पैदा करते हैं, कैंसर को निजात करते हैं। और जितने भी 12 प्रकार के फंगस हैं, सीएम 1, 2, 3 से लेके 12 तक, ये कोड 0238 को मारने की क्षमता नहीं रखते। और आज भी ये उतना ही रोग है जितना कि जब ये रिलीज हुई थी उसमें उतना प्रतीत। लेकिन जब उसका रकबा लगभग 87% का हो गया, 87% के होने के बाद 2021 में 87% का रकबा हो जाने के बाद जो जमीन के नीचे पाए जाने वाले फंगस से अपने को परिवर्तन करना शुरू कर दिए। जैसे कोरोना वायरस रोज प्रतिदिन अपने को म्यूटेट करके नया स्ट्रेन पैदा करता था, उसी तरह कोलेट्राइकम पल्केटम भी नया स्ट्रेन पैदा किया और नया स्ट्रेन बनने के बाद को को मारना शुरू कर दिया, धीरे धीरे मारना शुरू। आज के समय में कई जगहों पे महामारी की स्थिति रहा। और महामारी तभी आती है जब एक ही गन्ना किस्म की बुआई पूरे यूपी में या पूरे क्षेत्र में किया जाता है, तो बीमारी जैसे ही आएगी एक में पूरे के पूरे क्षेत्र में बीमारी फैल जाती है और इसी बीमारी को फैलने की वजह से महामारी की फैल जाती है। पर्यावरणिक कारक में तापमान भी होता है, जिसमें नमी भी है, मॉइस्चर की वजह से आती है, सापेक्षिक आर्द्रता जिसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहा जाता है। कुछ ऐसी बीमारियां जो कि छायादार जगहों पे आती हैं, तो जैसे ठीक है जो छायादार जगहों पे आता है। इस तरह से पर्यावरणिक कारक भी डिपेंड करता है बीमारी को पैदा करने में या इसे रोकने में। जैविक कारक बहुत सारे ऐसे हैं। जैविक कारक का सबसे पहला मुख्य प्रमुख कारक जो होता है राइजोस्फीयर। इसको बड़ा व्यापक अर्थ में मैं समझाता हूँ कि राइजोस्फीयर कहते किसको है, क्योंकि आप बुक्स में पढ़ते होंगे कि राइजोस्फीयर पाया जाता है किसी प्लांट के नीचे। तो राइजोस्फीयर का मतलब कि वो माहौल, वह वातावरण जो जड़ों के आसपास पैदा होता है, आसपास पाया जाता है। जड़ों के आसपास पाए जाने वाले जड़ों को, पाए जाने वाले स्थान को, पाए जाने वाले वातावरण को राइजोस्फीयर कहा जाता है। और इस राइजोस्फीयर में जड़ों के पास बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे सूक्ष्म जीव, फंगस, बैक्टीरिया वहां पे विद्यमान होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी पैदा होते हैं या बीमारी को खत्म कर देते हैं। कभी फंगस दूर से आके बीमारी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन जो मित्र फफूंद है, मित्र बैक्टीरिया है, उस फफूंद को मारने का काम करता है। जैसे ट्राइकोडर्मा भी राइजोस्फीयर के आसपास पाए जाने वाला भी फंगस है। ये तो है राइजोस्फीयर के बारे में बड़ी बात। फाइलोस्फीयर किसे कहते हैं? फाइलोस्फीयर उसे कहते हैं जो कि गन्ने के तने के अंदर पाए जाने वाले वातावरण को, गन्ने के तने के अंदर वातावरण भी रोग को पैदा करता है या रोग को हटा देता है। उसके अंदर फाइबर कितना है, हार्ड है, कठोर है या मुलायम है, उसके अंदर एंजाइम पैदा करने की कितनी क्षमता है, ये सारे वातावरण को, सारे माहौल को, सारे स्ट्रक्चर को फाइलोस्फीयर कहा जाता है, जो कि गन्ने के तने के अंदर पाया जाता है या गन्ने के पूरे पौधे में पाया जाता है। तीसरा वेक्टर, वेक्टर की वजह से भी बीमारी आती है, जैसे फाइटोप्लाज्मा वायरस, जितने भी बीमारियां हैं सारे के सारे ये वेक्टर के माध्यम से आती है। और ये वेक्टर गन्ने का कीट भी हो सकता है या कोई अन्य वाहक भी हो सकता है। जैसे गन्ने को एक जगह से बीमारी निकाल के रस चूस के दूसरे हेल्दी पौधे में रस को छोड़ देना, इसी कार्य को जो भी करता है, कीट करे या कोई अन्य प्रकोप करे, उसे कहा जाता है वेक्टर। इस तरह से जितने भी प्रमुख कारक हैं उसके बारे में परिभाषा के रूप में मैंने सभी को बताया और मुझे उम्मीद है इसके बारे में निश्चित रूप से समझ गया। नासिरम रोग का प्रकोप जब दिखाई दिया था, आप देखिए 2013-14 में 238 बहुत ही कम था, 3.4% का रकबा था। उस समय ये वैरायटी धीरे धीरे आ रही थी।
और इसके अंदर विद्यमान गुण जितने भी हमारे स्पेसिफिक करेक्टर थे, चाहे वो रिकवरी के मामले में हो या उपज के मामले में, अच्छा था, उत्तम गुण होने की वजह से इसके रकबा को बढ़ाने में टाइम नहीं लगा। किसान सोता ही अपना के इस वैरायटी को पूरे क्षेत्र में फैला था और आप 2021 में देखिए लगभग 87% का रकबा हो। और जैसे जैसे रकबा एकल किस्म की बढ़ती जाती है वैसे वैसे कीट और रोग की आने की संभावना बढ़ती है। तो यही कारण है कि 2015-16 में ही बीमारी दिखना शुरू हो गई, जब इसका रकबा लगभग 20% के साथ आच्छादित हुआ था। और 5% का रेड रॉक का जो आंकड़न दिखाई दिया कि गोई चीनी मिल क्षेत्र में जो थी मध्य उत्तर के जल में स्थित है, जिसे जो कि चीनी मिल के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे सर्वप्रथम 5% का आंकड़न मैंने रिपोर्ट किया। और ये 238 में रिपोर्ट करने किया जाने वाला सबसे पहली घटना है जो कि लाभकरण बताया गया था कि 238 में लाभकरण आ गया है। और धीरे धीरे आंकड़न इसका बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि इसके आच्छादन, इसका जो एरिया था वो भी धीरे धीरे क्रमशः बढ़ता गया और एक समय आ गया कि पूरा का पूरा पौधा, एक प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी पौधे थे 100% पौधे प्रभावित हो गए। और उन क्षेत्रों में जहां पे 100% पौधे प्रभावित हो गए, किसानों को किसी भी तरह के फायदे नहीं हुए, उनको 0 फायदे हुए, उपज में 100% नुकसान हो गया। इस तरह से बीमारी भी बढ़ती गई और इसका आच्छादन भी बढ़ता गया। वर्तमान समय में आप देखें, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में कोजी को 238 का आच्छादन बहुत ही कम हो गया है। इसको रिप्लेस कर दिया गया है आप सभी लोगों के माध्यम से, चीनी मिल के माध्यम से, किसान भाइयों के सहयोग से। और आज का जो रकबा है, आज का आच्छादन है 44.70% है और लगभग 45% का रकबा यदि इस समय दिखाई दे रहा है। ये 45% इसलिए दिखाई दे रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत सारे ऐसे चीनी मिल क्षेत्र हैं जहां पे 90% से ज्यादा वो 238 आज भी। और यही कारण है कि मुरादाबाद से आगे बढ़ते जाए, रामपुर से आगे बढ़ते जाए, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर में इस समय महामारी दासरा रोग का बीमारी महामारी का रूप ले लिया। जो गंगा नदी हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर एरिया है, उसके आसपास सारा का सारा इलाका जुलाई अगस्त सितंबर में सूख जा रहा है और केवल आच्छादन ज्यादा होने की वजह से। और यदि हम आच्छादन कम कर दिए तो पूरी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के जैसे ही रेड रॉट की बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और रेड रॉट की बीमारी खोजने की अभी मेहनत दिखाई नहीं दी। इस वजह में इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और रेड रॉट का इतिहास अपने प्रदेश में इसी तरह से रहा 2015-16 से लेके और अभी तक 13 रेड रॉट अभी भी विद्यमान। 238 को अगर फोटो के माध्यम से मैंने इसके गुणवत्ता को दिखाने का प्रयास किया है, किसान भी इससे मालामाल हो गया, साथ ही साथ चीनी उद्योग भी इससे मालामाल हो गया। और यही कारण है कि चीनी उद्योग या किसान भाई स्वतः इस गन्ना को बढ़ाना शुरू कर दिए। और 87% का रकबा का तात्पर्य है कि बहुत सारे ऐसे चीनी क्षेत्र हैं जहाँ पे सब एक ही गन्ने की बुआई की जा रही है। जब एक ही गन्ने किस्म की बुआई की जाएगी तो निश्चित तौर पर कीट और बीमारी स्वतः ही चले आएंगे। और एक तरह का जो कोड होता है, एक तरह का सिस्टम होता है, तो उसमें बीमारी महामारी का रूप लेने के लिए भी अग्रसर होती है। क्योंकि हमने भोज की बात किया था, मैंने रोगजनक की बात किया था, जब रोगजनक भोज एक तरह के हो जाएंगे तो इसी महामारी आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, उनके आने के समय से पहले आप लोगों को जानना। ये कैंसर रोग वायु के 45 दिन के बाद दिखाई देता है। सामान्यतः हमारे समाज में यह है कि ये कैंसर या बरसात के महीने में ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं। जुलाई अगस्त सितंबर में ही दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। ये बीमारी 45 दिन का समय हो जाता है, जो हमारा लगभग 1.5 से 2 फीट का हो जाता है, उसमें बीमारी दिखने शुरू हो जाती है।
अप्रैल मई जून में इस तरह की बीमारी इसमें रेड दिखाई देते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर में यद्यपि बरसात ज्यादा होता है, बरसात होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से, अनुकूल वातावरण होने की वजह से ये बीमारी का रूप ले लेती है। तो बहुतायत मात्रा में बीमारी पानी के माध्यम से पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। बीमारी पैदा होती है 45 दिन के बाद और इसका फैलाव जुलाई अगस्त सितंबर में होता है। दूसरा बीमारी कंडुआ रोग है, और ये कंडुआ रोग उच्च तापमान में पाए जाने वाला रोग है, क्योंकि अप्रैल मई जून बरसात में ये नहीं दिखाई देता, फिर अक्टूबर के बाद कटाई तक ये दिखाई देता है। और रोग अभी भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ऐसे गन्ना किस्म है जिससे कंडुआ रोग ज्यादा दिखाई देता है। उपचार रोग भी इस समय 45 दिन के बाद ही दिखाई देता है और बरसात में कम दिखाई देगा। और उपचार रोग अक्टूबर के महीने में जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना शुरू कर देगा, उसमें उपचार रोग का आपका तेजी से दिखाई देता है। पूरा का पूरा गन्ना सूखने लगता है, अंदर का गन्ने का तने के अंदर का हिस्सा खोखला हो जाता है। बोका बोइंग रोग अप्रैल से जून तक उन गन्नों में दिखाई देता है जो कि शरद काल में बोए जाते हैं गन्ने, या गन्ने की पीढ़ी फसल है, या यूं कहें जो भी गन्ना बहुत ही अच्छा ग्रोथ के साथ होगा उसमें ये बीमारी बड़ी तेजी से दिखाई देती है। शरद काल और पीढ़ी फसल में इस समय मई जून में अच्छे रोग हो जाती है, और किसान भाई जब पानी डालते हैं, इरिगेशन करते हैं, ह्यूमिडिटी पैदा हो जाती है। ह्यूमिडिटी पैदा होने की वजह से बीमारी आ जाती है। जुलाई से सितंबर में खासतौर से ज्यादा बीमारी पैदा होती है, क्योंकि बसंत काल में ज्यादा गन्ने की बुआई होती है। इस वजह से जुलाई से सितंबर में बरसात भी होता है, उसमें आर्द्रता भी होती है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी होता है, उस समय ज्यादातर इसका आपतन क्षेत्र में दिखाई देता है। इसके बाद एक और बीमारी लाभधारी रोग, जो कि बैक्टीरियल काट, और ये रेड स्टाइल्स लाभधारी रोग मई और जून में ज्यादातर दिखाई देगा, और इसके लक्षण मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। बैक्टीरियल टॉप रॉट बैक्टीरिया जनित बीमारी है, लाभधारी भी बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो कि बरसात के महीने में ही दिखाई देता है। ऊपर का हिस्सा सड़ जाता है, गल जाता है और बहुत ही तेजी से बदबू दिखाई देता है, बदबू आता है। अगली बीमारी ग्राफिक सूट डिजीज है, जो कि बुआई के 45 दिन के बाद ही दिखाई देती है, लेकिन इसकी अत्यधिक तीव्रता बरसात के महीने में होती है, जब गन्ना पड़वार काल में होता है। तो ग्राफिक सूट डिजीज के कल्ले भी, झूठे कल्ले भी पड़वार काल में होते हैं, उसमें बहुतायत मात्रा में, बहुतायत संख्या में झूठे कल्ले पैदा हो जाते हैं। एक मदर छूट जिंदा रहती है, जिसकी वजह से जब एक झूठ दिखाई देता है, एक ग्राफिक सूट से संक्रमित गन्ना है, ये सफेद झुंड के रूप में भी दिखाई दे सकता है या हरे झुंड के रूप में भी दिखाई दे सकता है। एलोनिक डिजीज जिसे वायरली कहा जाता है, ये ज्यादातर अक्टूबर के बाद दिखाई देता है, और इससे ज्यादा आर्थिक क्षति अपने क्षेत्र में नहीं होती। लीफ स्पॉट बैक्टीरिया जनित बीमारी है, जो कि अप्रैल मई जून में दिखाई देती है, और इसके बाद ये बीमारी बाद में नहीं दिखाई देगी, और इसके बारे में मैं आगे दिखाऊंगा। हमने एक एक करके, अगर भारतवर्ष में रेड रॉट की बात करें तो जितने भी ये ब्लू स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ब्लू स्पॉट का तात्पर्य है कि उन क्षेत्रों में, उन प्रदेश में, उन जगहों पे ये बीमारी दिखाई देती है। बीमारी किसी किसी वैरायटी में आती है। आप देखिए जो समुद्री इलाका है उन क्षेत्रों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होने की वजह से ये बीमारी वहां ज्यादा पैदा होती है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल रीजन हो, या उड़ीसा का हो, या बंगाल का हो। और दो ऐसे राज्य, महाराष्ट्र और कर्नाटक, जहां से सैकड़ों साल तक रेड रॉट नहीं आया था, लेकिन बाद में दो वैरायटी, वो 86 और POC 71 की वजह से वैरायटी का आदान प्रदान हुआ, आंध्र प्रदेश से अंदर गया, तो साउथ कर्नाटका और कोल्हापुर जिले में रेड रॉट का आपतन हो गया, और धीरे धीरे वहां पर भी बीमारी पैदा होना शुरू हो गई। लाक्षण रोग को अगर देखें अपने प्रदेश में स्थिति क्या है, अगर की बात करते हैं तो उस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में महामारी की स्थिति आ गई। लेकिन पिछले साल से 2023-24 से अगर बात करें तो ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में रेड रॉट की महामारी अब धीरे धीरे समाप्त हो गई, और
और वेस्टर्न यूपी के बिजनौर जनपद या औरंगाबाद जनपद में या रामपुर जनपद में इस बीमारी का आपतन बहुतायत मात्रा में दिखाई दे रहा है। या मुजफ्फरनगर के भी कुछ ऐसे क्षेत्र है मोहना जिले के आसपास, वहां पे इस बीमारी का आपतन ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस तरह से बीमारी का चक्र बिहार से शुरू होकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद तक। अब मैं कैंसर के बारे में धीरे धीरे बीमारी के बारे में बता दूं आप लोगों को। ये जो कैंसर है कोलेस्ट्रोलाइटिस फल्केटम होता है, जो कि फफूंद है। सेप्रोबेटिक नेचर होने की वजह से गन्ने के ऊपर बैठता है, बिना गन्ने को ये जीवित नहीं रखती। और को 238 में लगने वाला भी जो कैंसर है, इसे CF13 कहा जाता है। मैंने शुरू में बताया 12 प्रकार के पहले फंगस पाए जाते थे, जब से 238 ग्रसित हो गया। शाहजहांपुर संस्थान से ही एक नई तरह का फंगस का उद्गम किया गया। बताया गया पूरे भारतवर्ष में 238 में लगने वाला फंगस एक नए तरह का फंगस है, जो कि 238 को प्रभावित कर रहा है। और इसका नाम CF13 कोयम्बटूर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया। और इसकी वजह से कुशीनगर से लेकर सहारनपुर जनपद तक एक CF13 की चेन बन गई, क्योंकि 238 की चेन पूरी लगातार बनी हुई थी। और लगातार एक ही गन्ना किस्म की बुआई होने की वजह से बीमारी को फंगस को एक जगह से दूसरे जाने में टाइम नहीं लगता, किसी भी तरह के बाधा नहीं होता। पानी के माध्यम से, गन्ने के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से चले जाए। लाचार रोग की बीमारी के प्रमुख स्रोत 2 तरह के होते हैं। पहला प्राथमिक संक्रमण के रूप में आता है बीमारी, और दूसरा द्वितीय संक्रमण के रूप में बीमारी आती है। प्राथमिक संक्रमण 2 तरीके से आता है। पहला तो संक्रमित बीज की बुआई जब हम करते हैं तो 45 दिन के बाद, जब हम लक्षण जो बता रहे थे आपको, जो लक्षण 45 दिन के बाद दिखाई देते हैं उसे हम प्राथमिक संक्रमण कहते हैं। और इस समय जून के माह में भी जो लक्षण पत्तियों पे दिख रहे होंगे, ये प्राथमिक संक्रमण की वजह से है, क्योंकि संक्रमित बीज की बुआई करने के बाद पैदा हुआ है। यह संक्रमित मिट्टी है, संक्रमित मिट्टी की वजह से भी ये बीमारी दिखाई देती है अप्रैल से लेकर जून तक। और इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको प्रबंधन करने के लिए अनेकों सरल उपाय हैं, जिसको की रासायनिक विधि भी है, जैविक विधि भी है, मैकेनिकल है, बीज की नर्सरी है। अन्य रासायनिक विधियों में बहुत सारे ऐसे रसायनों का उपयोग करके हम संक्रमित बीज को संक्रमित मिट्टी ठीक कर लेते हैं। बीज संक्रमित करने के बाद तब गन्ने की बुआई करना चाहिए, इसलिए बीमारी ये प्राथमिक संक्रमण आगे चल के जैसे ही जुलाई अगस्त सितंबर में मानसून शुरू हो जाएगा, तो पानी के माध्यम से जब बीमारी एक जगह से दूसरे जगह पलायन होती है, इसी मूवमेंट की वजह से बीमारी का आदान प्रदान दूसरे हिंदी पौधे में भी हो जाता है। और इस तरह से हिंदी पौधे से जब होता है तो उसे द्वितीय संक्रमण कहा जाता है। तो इस तरह से प्राथमिक संक्रमण को द्वितीय संक्रमण को परिभाषित करने की आवश्यकता है, परिभाषित किया जाता है। और द्वितीय संक्रमण के लिए सावधानी अपनानी चाहिए। ये पूरी तरह से समाप्त होना बहुत ही मुश्किल या संभव होता है। हमें काम करने की जरूरत है प्राथमिक संक्रमण पे, संक्रमित मिट्टी पे काम करने की जरूरत है, संक्रमित मिट्टी पे काम करने की जरूरत है। द्वितीय संक्रमण पे कम काम करने की जरूरत है, केवल सावधानी अपनाने की जरूरत है। क्योंकि सिंचाई तो गन्ने में अगर जिंदा रखना है तो करना ही करना है। बारिश के पानी को समाप्त करना बहुत ही मुश्किल या असंभव है, हवा को समाप्त करना असंभव है। इस वजह से द्वितीय संक्रमण पे नियंत्रण करना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। अपनी तो वनस्पत प्राथमिक संक्रमण पे काम करके हम गन्ने के बीज को भी अच्छा कर बना लेंगे, मिट्टी को भी अच्छा कर लेंगे, जैविक विधि से, रासायनिक विधि से शोधित कर। इस तरह से हमें प्राथमिक संक्रमण पे ध्यान देने की जरूरत है। प्राथमिक संक्रमण ये द्वितीय संक्रमण बदल जाता है, द्वितीय पूरा ये प्राथमिक में बदल जाता है। इस तरह से पूरे साल या पूरे कई साल तक इस तरह के चक्र चलते रहते हैं, जिसकी वजह से बीमारी एक में आते रहते हैं या 238 को रिप्लेस कर देंगे तो ये बीमारी धीरे धीरे रुक जाती है, समाप्त हो जाती है। हमने बताया था कि कुशीनगर से लेकर
सहारनपुर शामली जनपद तक CF13 नाम के फंगस की एक चेन बन गई है और ये चेन 280 की बुआई करने की वजह से बनी है। ऐसा नहीं कि दूसरी वैरायटी में 13-235 ये बीमारी CF13 की आ गई। CF13 की बीमारी यदि आती है तो केवल 238 में ही आएगी। तभी आप मिक्सचर, जब बीमारी बहुत सारी दिखाई देते थे, किसी गन्ना में अगर 13-235 में 238 का मिक्सचर गन्ना किसी की बुआई हो गई गलती से, तो बीमारी केवल 238 में ही दिखाई देती। हम आप गन्ने को नहीं पहचान पाते हैं, लेकिन फंगस गन्ने को पहचानना बेहद आसान है। ये वैसे ही है जैसे बहुत ही मुलायम गन्ने जो होते हैं, आप लाख बीज में प्रयत्न करें, लेकिन जो जानवर होगा, चूहा होगा, उसी मुलायम गन्ने को खाता है। कठोर गन्ने का नहीं खाएंगे, जो कि सामने की तरफ लगा है फिर भी वो नहीं खाता है। ये जो कि चीज भी हो सकता है या बीमारी, किसी गन्ने को, किसी किस्म को पहचानने की बहुत ही अच्छा शक्ति रखता है और ये गन्ने को पहचान के ही बीमारी पैदा करता है या कीट पैदा करता है। और ये लाल रोग के जो प्राथमिक संक्रमण के लक्षण 45 दिन के बाद आते हैं। वो लक्षण किस तरह के होंगे, आप जरूर इसको देख के आप अपने दिमाग में इसको कंठस्थ करने का प्रयास करें। 1 नंबर और 2 नंबर जो बाएं तरफ का चित्र है, ये 45 दिन के बाद चलना जमने के बाद के लक्षण है। सबसे पहले बीज की पत्ती सूखने लगती है। 2 नंबर के चित्र में बिल्कुल स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। बीज की पत्ती सूखने लगेगी जैसे कि कंसुआ कीट लग जाता है। आपने देखा होगा अंकुर बेदक लग जाने के बाद बीज की कोमल पत्ती को, गोंद की पत्ती सूख जाती है। उसको खींचते तो बड़ी आसानी से खींच जाता है, लेकिन दासा रोग के लक्षण में इसको खींचते हैं तो आसानी से खींचता नहीं है, ये टूट जाएगा लेकिन ऊपर निकलता नहीं। और उसके बगल की पत्नी में देखेंगे मध्य सिरा पे लाल धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। लाल धब्बे का होना, बीज की पत्ती को सूख जाना, ये लासा रोग के बहुत ही खास लक्षण है जो कि 45 दिन के बाद दिखाई देने शुरू हो जाते। ऐसे संक्रमित पौधे को जड़ सहित निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अभी एक टुकड़े से ही ये गन्ना जमा हुआ गन्ना है। यदि इसी समय निकाल देंगे तो गन्ने के टुकड़े में पाए जाने वाले रेड रॉट, जो कि संक्रमित गन्ने की बुआई करने की वजह से आया, उस तने को, उस टुकड़े को निकाल के आप गिर दें, नष्ट कर दें, दूर नष्ट करें। और जो गड्ढा यदि बनता है तो गड्ढे में आप थायोफिनेट मिथाइल भी डाल सकते हैं, कार्बेंडाजिम डाल सकते हैं, या यूं कहें सिस्टेमिक नेचर की जितने भी फफूंदनाशक हैं, एमिस्टार भी है, एजुडोको भी है, किसी भी रसायन का 2 ग्राम 1 लीटर पानी के अनुपात से बनाने के बाद उस गड्ढे में पाइप जरूर कर देना चाहिए, जिस गड्ढे से लाल रोग से प्रभावित पौधा, संक्रमित पौधा निकाला गया। ऐसा कर देने से प्राथमिक रूप से ही गन्ने के रोग से बचाव कर ले जाएंगे और पूरा खेत में बरसात के समय में जो लगने की संभावना थी उससे बचाव कर ले जाए। और जून तक कम से कम 2-3 स्प्रे भी कर दें सिस्टेमिक फफूंदनाशक। स्प्रे का तात्पर्य ये नहीं कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लाल रोग के लिए स्प्रे कर दें, मैंकोजेब का कर दें, इससे किसी भी तरह के लाभ नहीं होते। यदि रेड रॉट के लिए जून तक स्प्रे करने की आवश्यकता है तो एमिस्टार टॉप एक दवाई है जिसमें डाइथेनोफेनाजोल और डीऑक्सीएस्ट्रोबिन भी पाए जाते हैं। 2 रसायन का कॉम्बिनेशन होता है, या यूरोको भी 2 रसायन का कॉम्बिनेशन है, या यूं करें इन दोनों रसायनों के कॉम्बिनेशन से बने हुए उत्पाद का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करना चाहिए। थायोफिनेट मिथाइल का स्प्रे करना चाहिए, कार्बेंडाजिम का स्प्रे करना चाहिए। इन तीनों रसायनों में से किसी एक रसायन की उपलब्धता के आधार पर चयन करके जून माह तक कम से कम 2 बार स्प्रे जरूर करते हैं, यदि किसान भाई 200 वर्ष की खेती कर रहे हैं तो। या अन्य गन्ना केस में जिसमें ये बीमारी लगने की संभावना है उसमें ये स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय की बात करें तो 250 से 300 लीटर पानी लगता है 1 एकड़ के लिए। अगर 250 पानी लगता है तो 250 ग्राम दवा का इस्तेमाल करके हम 200 ग्राम या 250 ml मिलीलीटर पानी दवाई ले लेंगे
तो 250 लीटर पानी के साथ बहुत बड़ा स्प्रे कर दें। जो इससे फायदा क्या होगा, पत्तियों पे पाए जाने वाले रेड रॉट की जितनी स्पोर है जो कि पाउडर के रूप में पाए जाते हैं, जो उसके पौधे पे ये हवा के माध्यम से पहुंच जाते हैं, इन स्पोर को ये दवाएं सारी मार देंगे और इस बीमारी का प्रसार होने से रुक जाए। तो जून तक हमें गड्ढों में भी इन्हीं दवाओं को डालना है, स्प्रे के माध्यम से भी इन्हीं दवाओं को डालना है। इसके बाद जून जुलाई अगस्त से भी अगर सिम्टम की बात करें, आप देखिए मोतियों की माला के जैसे भी लक्षण होते हैं पत्तियों के मध्य सिरा पे, आंखों पे सेक के भी ये त्रासदा बन जाती है। ये लगातार या पत्तियों के निचले हिस्से से नीचे हिस्से लगातार गाढ़े रंग के लाल धब्बे दिखाई देंगे मध्य सिरा पे, तो ये धब्बे पत्तियों पे भी दिखाई दे सकते हैं। इस तरह ये लाल रोग के लक्षण है जो कि वर्तमान परिवेश में 40238 में स्पष्ट दिख रहे हैं, हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। उन क्षेत्रों में जहां पे पिछले साल रेडरॉट का आकलन हुआ था और पुनः 238 की खेती की गई, उन क्षेत्रों में 238 में इस तरह के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं। ऐसे लक्षण देखने पे निश्चित रूप से प्रबंधन के जो उपाय मैंने बताए, ये प्रबंधन के उपाय जरूर करने चाहिए, अन्यथा प्राथमिक संक्रमण द्वितीयक संक्रमण का रूप ले लेगा और बीमारी महामारी की जब रूप ले लेगी तो इसको बचाना बेहद ही मुश्किल या असंभव हो जाता है। और ये लीफ शीट के धब्बे इसके दिखाई देते हैं। लीफ शीट जो कि पत्ती के निचला जो कि तने से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, ये हिस्से भी लाल तरह रोग का यदि आपका आ गया तो लाल हो जाएगा, सफेद धब्बे और लाल धब्बे भी दिखाई देते हैं। लाल तरह रोग के जो फंगस है ऐसे ही गन्ने के अंदर नहीं घुस जाते, जैसे किसी हाल में किसी कमरे में घुसने के लिए दरवाजे का होना जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति अंदर घुस पाता है। उसी तरह गन्ना, पूरा गन्ना एक कमरे के जैसा है और इस कमरे में सूक्ष्म जीव को घुसने के लिए, फफूंद को घुसने के लिए, फंगस को या बैक्टीरिया को घुसने के लिए कोई न कोई तो रास्ता होना ही चाहिए, तभी जाके बीमारी पैदा होती है। अन्यथा अगर नोडल पॉइंट गन्ने में न हो, एक बार आप कल्पना करें, ये नोड नहीं पाई जाती हो गन्ने में, कोई ऐसी गन्ना किस्म है जो कि एक सीधा कड़ा रहता है, किसी भी तरह के इंटरनोड नहीं होता उसमें, ऐसे पेड़ों में होता है, ऐसे में भी कम से कम बीमारी लगती है, उसमें बीमारी आने की संभावना ऐसे गन्नों में नहीं होती, जबकि ऐसे गन्ने का आविष्कार अभी नहीं हुआ। तो बीमारी वहीं से जाती है जहां से वातावरण से और गन्ने के अंदर दरवाजे के रूप में कोई पार्ट खुला रहता है। दरवाजे के रूप में कौन से पार्ट खुले रहेंगे? सबसे ज्यादा बीमारी अगर घुसते हैं रूट जोन से घुसते हैं। आप सभी को पता होगा रूट जोन से इसलिए घुसते हैं क्योंकि वहां से न्यूट्रिएंट्स पानी को सोखने की क्षमता होती है। हमेशा वहां रूट हेयर खुले रहते हैं। रूट हेयर जो जड़ों के नीचे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो अपने आसपास न्यूट्रिएंट को खोजते रहते हैं, वहां से वो अंदर अवशोषित कर लेते हैं। जैसे अवशोषित करते हैं वहां से फंगस भी इंटर कर लेगा, और बहुत ही आसान, सबसे ज्यादा यदि फंगस घुसता है तो जड़ों के माध्यम से घुसती ये बीमारी फैलती है। या गांठों से, आप दो कोड़ी के बीच में जो गांठें होती हैं जहां पे आंखों आंख पाए जाते हैं, आई बर्ड जहां पे शुरू होती है, उनके पास आप देखेंगे छोटे छोटे चित्र दिखाई देंगे जो हाथों को स्पर्श करने पर महसूस भी होता है। और ये चित्र का संपर्क सीधे तना से और वातावरण से सीधा होता है। जब भी बारिश होती है तो फंगस इसके ऊपर आता है, फंगस नीचे चला जाएगा रूट बैक्टीरिया के माध्यम से और बीमारी अंदर की तरफ पहुंच जाती है, लाल कलर रोग। इसलिए अक्टूबर माह में देखते होंगे बारिश हो जाने के बाद बीमारी ऊपर की तरफ दिखाई देती है, भगोड़े की तरफ दिखाई देती है या बीच में दिखाई देती है, नीचे बिल्कुल साफ सुथरा होगा। गन्ना काट के किसान भाई चीनी में ले जाते हैं, लेकिन गन्ना चूंकि नीचे से साफ सुथरा है, इसकी कोई बीमारी इसमें नहीं बता सकता, नहीं पकड़ पाता। लेकिन जैसे ही ऊपर आप देखेंगे, जैसे कि तने के ऊपर बीमारी के लक्षण दिखते हैं, लेकिन अगर काट के देखें तो बरसात जब अक्टूबर में होता है तो ऊपर की तरफ बीमारी पैदा होती है, दिखाई देती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाए। ये केवल रूट प्राइमोर्डिया के माध्यम से ही जाती है, बर्ड के माध्यम से भी अंदर घुस जाती है।
लीफ स्कार जिसे गोत्र कहा जाता है, और ये लीफ स्कार के माध्यम से भी जाती है, जहां से पत्तियां बनती हैं और टूट जाती हैं। टूट जाने के बाद वहां की इंजरी पैदा हो जाती है, और इंजरी होने की वजह से पत्तियां उस जगह से भी फंगस अंदर चला जाता है। इस तरह से 5 ऐसे जगह होते हैं, स्थान होते हैं जिससे फंगस गन्ने के अंदर चले जाते हैं और बड़ी आसानी से तने के अंत में बीमारी पैदा करते हैं। इस तरह के संक्रमण को द्वितीयक संक्रमण कहा जाता है। जब जुलाई अगस्त सितंबर आता है, द्वितीयक संक्रमण के लक्षण कैसे प्रतीत होते हैं आप इसको देखेंगे। तीसरी चौथी 25 के दोनों किनारों पे पीलापन के साथ लक्षण प्रतीत होते हैं। बहुत ही स्पष्ट लक्षण जो कि जुलाई अगस्त सितंबर में दिखाई देगा जब बरसात होने लगते हैं, और ऐसे लक्षण सेकेंडरी इंफेक्शन के सूचक भी कहे जाते हैं। और धीरे धीरे तीसरी पत्ती सूखेगी, चौथी पत्ती सूखेगी, और धीरे धीरे सारे बोले सूखने लगते हैं। और 4 नंबर की चीज में देखिए कि पूरा का पूरा पहले अगोलर का ड्राई हो गया, उसके बाद गन्ना पूरी तरह से सूख गया। इस तरह से फोलिएज के ऊपर पत्तियों पर पाए जाने वाला स्पष्ट लक्षण होते हैं, जो कि जुलाई से लेकर सितंबर तक लगातार दिखाई देते हैं किसी भी किसी गन्ने के पौधों में। आंतरिक लक्षण जब तने को फाड़ के आप देखें, गन्ने के संक्रमित गन्ने को यदि फाड़ता है किसी हथियार से, 15 तक ऐसा बिल्कुल लाल दिखाई देता है। लाल होने के साथ साथ सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। सफेद धब्बे दिखाई देंगे, सिरके जैसी मेहंदी आती है। और इस तरह के लक्षण स्पष्ट लक्षण जो कि लाल रोग के लक्षण होते हैं। इसके विपरीत आप जाएं तो गन्ने का नामजन तो यद्यपि सभी कीट की अटैक से, सभी बीमारी के अटैक से ही होता है। गन्ना यदि रोता है तो लाल आंसू के इसको मैं उदाहरण के रूप में सकता हूँ। जैसे गन्ने के अंदर यदि कीट लग जाए, किसी गन्ने को जानवर अपने दांतों से पकड़ ले, खाले, या एक धारदार हथियार से गन्ने को काट देते हैं, 1 सप्ताह बाद आप देखिएगा उसके अंदर गन्ने के तने लाल लाल हो जाते हैं। और ये लाल लाल होते इसलिए है कि जैसे किसी भी तरह के स्ट्रेस पैदा होता है गन्ने में, तो गन्ने के अंदर एक पिगमेंट पैदा होता है जिसे एंथोसायनिन कहा जाता है। हमने इसको सारे को देखा होगा, जाड़े में ज्यादातर बैगनी रंग के हो जाते हैं, और ये लाल बैगनी इसलिए होते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा एंथोसायनिन पाए जाते हैं। इस तरह से किसी भी तरह के स्ट्रेस पैदा होने से गन्ने का रंग लाल ही होता है। केवल एक सफेद धब्बे का होना, सिरके जैसी महक का होने लाल का सूचक होता है। और इसके विपरीत ऊषा रोग में अंदर से लाल तो हो जाता है, लेकिन किसी भी तरह के सफेद धब्बे नहीं दिखाई देते, या उसमें किसी भी तरह की सिरके जैसी महक भी नहीं आती है। और तोड़ने पे 2 भागों में टूट के अलग भी हो जाता है। गन्ने के तने के ऊपर का हिस्सा आप देखिए, इसमें भी स्पष्ट लक्षण होता है लाल सड़न रोग। संक्रमित गन्ने के ऊपर के आवरण भी सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, लालिमा रेड कलर का, रेडिश कलर का हो जाता है। इस तरह से ज्यादा अगर संक्रमण हो जाए तो अक्टूबर नवंबर में आप देखिएगा रुई के जैसे आकार में सारे फंगस बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जब बाहर की तरफ आ जाते हैं तो ये भी लाल सड़न रोग के फंगस हैं, जो कि अत्यधिक संक्रमण की वजह से बाहर की तरफ आ गए, अंदर की तरफ एक तरह की स्पेस ना होने की वजह से बाहर की तरफ ये मूव कर जाते हैं। लाल सड़न रोग से संक्रमित गन्ने को यदि तोड़ा जाए तो बड़ी आसानी से टूट के 2 भागों में अलग हो जाता है, कट की आवाज। इसके विपरीत यदि ऊषा रोग के गन्ने को तोड़ा जाए, ऊषा रोग में भी सारे गन्ने सूख जाते हैं, लाल सड़न रोग के गन्ने भी सूख जाते हैं, लेकिन तोड़ के यदि तोड़ते हैं तो दोनों में 2 तरह के आवाज भी आती है और लक्षण भी आते हैं। लाल सड़न रोग से संक्रमित गन्ने को तोड़ने पे कट की आवाज के साथ 2 भागों में अलग हो जाता है। ऊषा रोग के लक्षण जब आते हैं तो उसको तोड़ने पे पिचक जाता है, कांटों से पिचक जाएगा और कट की आवाज उसमें नहीं आती, और गन्ना टूट के 2 भागों में अलग भी नहीं होता। इस तरह के ये व्यवहारिक लक्षण है जो खेतों में पहचाना जा सकता है। लाल सड़न रोग से संक्रमित गन्ने की गांठों से ये सितंबर अक्टूबर में अगर आप देखते हैं, इसमें तने बन जाते हैं, अच्छे तने बन जाएंगे,
उसमें सारे के सारे गांठों से जड़ों का विकास हो जाता है। और लाल कलर रोग में जो हेल्दी गन्ना है 2 नंबर का चित्र में, 2 नंबर के चित्र से लगे गांठों में कोई भी जड़ का विकास नहीं है। एकदम से ये स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है रेड रॉट से संक्रमित गन्ने से। और हेल्दी गन्ने में रूट के विकास को भी देख के, रूट डेवलपमेंट को भी देख के हम पहचान सकते हैं कि इसमें बीमारी है या बीमारी नहीं है। कभी कभी जो है, लेकिन जब सांप पूर्ण लगता है तो किसी एक गांठों से जड़ निकलते हैं, सारी की सारी गांठों से जड़ नहीं। इस तरह के लक्षण जड़ का निकलना किसी भी बायोटिक स्टेज के आने की संभावना को प्रतीत करता है। और इसके पास जाके डायग्नोज भी कर सकते हैं इस गन्ने में रेड रॉट की बीमारी लगी है या अन्य बीमारी लगी है या किसी कीट का प्रकोप। यदि महामारी का रूप ले ले, इस तरह के लक्षण प्रतीत होते, सारे के सारे गन्ने सूख जाते हैं, एक भी गन्ना उतना हरा नहीं होता, किसान भाई को 100% नुकसान हो जाता है। किसी भी तरह से आर्थिक लाभ से लाभान्वित किसान नहीं होता। और केवल इस समय ऐसा वही होगा जहां पे बीमारी वाले क्षेत्र में 238 की खेती की जा रही हो। इसलिए हम बार बार दरख्वास्त करते हैं उन क्षेत्रों में जहां पे बीमारी दिखाई दे रही है, आ रही है, वहां पे कोई और 238 की बुआई नहीं करना चाहिए। जितनी जल्दी 238 को विस्थापित करके नई किस्में लगा लेंगे, ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। बीमारी जब एक बार समाप्त हो गया, पुनः आने में संक्रमित करने में उसे टाइम लगता है। इसीलिए कहा जाता है एक गन्ना किस्म की औसत और उम्र 10 साल का होता है। 238 10 साल से ज्यादा सेवा कर चुकी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं इसको लगा रहे हैं। मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस गन्ना किस्म को जो किसान भाई लगाए हैं, चूंकि रकबा बिल्कुल नगण्य हो गया, एरिया बहुत कम हो गया, इस वजह से यदि किसान भाई कहीं कहीं लगा रखे हैं, वहां पे बीमारी आने की संभावना नहीं रहती। क्योंकि यदि सावधानी से खेती किया जाए, मिट्टी का शोधन, बीज का शोधन, बुआई के समय तैयारी वैज्ञानिक विधि से यदि तैयारी करें, देखभाल करें, तो बीमारी किसी भी बीमारी का अस्तित्व काम तक नहीं आता। यही कारण है कि बहुत सारे किसान भाई आज भी 238 से पैदावार बहुत अच्छी ले रहे हैं। हवा के माध्यम से मैं बता रहा था कि हवा के माध्यम से अक्टूबर माह में, सितंबर माह में इस तरह के लक्षण दिखाई देते। नीचे की तरफ का चित्र देखें, गन्ने का पूरी तरह से रोक रही है। ऊपर का हिस्सा गांठों से रोक प्राइमोर्डिया से जब फंगस अंदर जाता है, तो ऊपर का हिस्सा ज्यादातर संक्रमित हो जाता है। गन्ना किसान यदि काट के लाता है तो नीचे से साफ सुथरा दिखता है, उसे गन्ने से संबंधित व्यक्ति कोई भी पहचान नहीं पाता। लेकिन इस तरह के गन्ने ये चीज मिल में जाता है, इंडस्ट्री में जाता है, तो निश्चित रूप से गन्ने की रिकवरी को ये प्रभावित करता है। इस तरह से हमें बीमारी को देखते पहचानने की क्षमता रखने की जरूरत है और इसको अलग अलग लक्षण से पहचानने की जरूरत है। और प्राथमिक सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, इसकी चर्चा मैंने पहले किया। एक व्यवहारिक चीज का मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों के बीच में। आटम गन्ने की बुआई इसलिए ज्यादातर नहीं किया जाता है कि यदि बीमारी और कीट का प्रकोप नहीं होता है या बहुत कम होता है। उदाहरण के रूप में आप सभी लोग इसको मानेंगे कि जितने भी आटम गन्ने की खेती की जाती है उसमें बीमारी का आपतन भी बहुत कम होता है, कीट का प्रकोप भी बहुत कम होता है। उदाहरण के रूप में मैं कीट को लेकर अंकुर भेदक की बात करता हूँ। अंकुर भेदक हमेशा से तापमान जब 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है और बसंत काल की गन्ने की बुआई किया जाता है, उसमें ज्यादातर दिखाई देता है। आटम गन्ने की जब बुआई किया जाता है तो अक्टूबर में यदि बुआई करें, हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आते आते गन्ने की लंबाई 3 से 4 फीट की गन्ने की लंबाई हो जाती है और उसमें मदर सूट के साथ साथ कलरों का विकास बहुत तेजी से हो जाता है। जब इतनी ग्रुप में कल्ले और गन्ने का विकास अच्छा हो जाता है तो अंकुर भेदक, जिसे कंसुआ कीट भी कहा जाता है, उसमें नहीं जाते, उसका आपतन नहीं दिखाई देता। कंसुआ कीट उन्हीं गन्नों में दिखाई देगा ज्यादा जो कि बसंत काल में या देर से गन्ना होते हैं, उसमें दिखाई देता है।
ठीक उसी प्रकार का जो उदाहरण के रूप में मैंने कीट को लेके बताया, बीमारी भी इसी तरह इसमें काम करती है। अटक में बहुत ही कम बीमारी दिखाई देगी क्योंकि 3 नंबर में प्रदर्शित कर रहा है, और देश से गन्ना जो बोया जाता है उसमें ज्यादातर बीमारी और कीट का प्रकोप, क्योंकि उसमें मदद को निकलता है, उसमें कलमों की संख्या बहुत ही कम होती है। जब ग्रुप ऑफ प्लांट बहुत ही कम होगा, समूह में पौधे नहीं होते हैं, तो बीमारी या कीट का अटैक भी बहुत ज्यादा होता है। वसंत काल करने में उससे थोड़ा कम होता है, शरद काल में बेहद कम हो जाता है। इस तरह से जो ये बीमारी की प्रकृति है, इसको देख के भी यदि खेती करें किसान भाई, तो निश्चित रूप से आटन का रकबा बढ़ जाएगा और धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में अन्य बुआई के माध्यम से बोए जाने वाले गन्ने कम हो जाते हैं, तो बीमारी और कीट का प्रकोप धीरे धीरे कम हो जाता है या समाप्त किया। नियंत्रण कैसे करें, संबंध कैसे? आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा होगा, इसमें 5 तरह के तरकीब बताए गया। तो ये 5 तरकीब का यदि इस्तेमाल किसान भाई कर दिए तो निश्चित रूप से इनके खेतों में लाभ नहीं दिखाई देता। विधियों का उपयोग करके इस बीमारी को, इस कैंसर नामक बीमारी को पूरी तरह से समाप्त किया। कार्यक्रम में भी मैं पेश करूंगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्य उत्तर प्रदेश के इस बीमारी को इन्हीं माध्यम से खत्म किया गया है। और बेटा शोधन, बीज शोधन, मदद बीज बदलाव और बीज नर्सरी तैयार करके हम इन 5 विधियों का इस्तेमाल करके हम जहां से हम रोग को ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग रोग हैं और कीट हैं, उनको भी समाप्त किया जा सकता है इन 5 विधियों का उपयोग करके। मिट्टी का शोधन जिसे प्रथम विधि है, सबसे पहला काम जो होता है फसल की बुआई के समय मिट्टी पे यदि हम ध्यान देते हैं, मिट्टी का स्वास्थ्य अगर अच्छा कर लिए, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से मिट्टी में पैदा होने वाले जो फसल है उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होने का तात्पर्य क्या है? मिट्टी का शोधन करना चाहिए। मिट्टी में बहुत सारी ऐसे जैविक चीजें विद्यमान होती हैं या जो जैविक चीजें कमी होती है बीमारी को से लड़ने के लिए बचाने का काम करते हैं, उनको और ज्यादा मात्रा में डालकर हम मिट्टी को शोधन करते हैं। जैविक विधि से यदि शोधन की बात करें तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। आप सभी लोग जानते होंगे ट्राइकोडर्मा की खूबियों के बारे में। ट्राइकोडर्मा एक ऐसा फंगस है, ऐसा फफूंद है, इनके अंदर अनेकों गुण पाए जाते हैं। अनेकों, एक गुण नहीं, अनेकों गुण मैंने बोला। ट्राइकोडर्मा बीमारी से भी लड़ने को तैयार होता है। ट्राइकोडर्मा खाद को लेकर आने के लिए तैयार रहता है। ट्राइकोडर्मा एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। ट्राइकोडर्मा को टमाटर में यदि या किसी भी सड़ने से बचाना है तो उसको भी हम मिक्स करके शोधित करते हैं, तब भी फायदे होते हैं। तो ट्राइकोडर्मा के अनेकों गुण होते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जुताई के अंतिम जुताई जब हम करें उसी समय नहीं होता। बनाने का तरीका 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से 1 कुंटल का खाद आप दे लें। 1 कुंटल या पाइयम जिसे सड़ी हुई गोबर की खाद कहते हैं, ट्रेसमेंट सड़ी हुई ट्रेसमेंट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कोई कूड़ा कचरा हो या कुछ भी उपलब्ध नहीं होने पे ट्राइकोडर्मा को साफ सुथरा मिट्टी मिला लेना चाहिए और मिट्टी में नमी की मात्रा पर्याप्त कर लें और एक रात छोड़ दें, 72 घंटे भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसी मिट्टी को या उसी खाद को ट्राइकोडर्मा से जो मिला हुआ होता है पूरे खेत में बुंदाओं करके अंतिम जुताई कर देना। या ट्राइकोडर्मा उस समय यदि नहीं डाल पाते किसान भाई, गन्ने की बुआई करने के लिए जब लाइन छोड़ा जाता है उस समय भी सबसे पहले सर्वप्रथम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना है। ट्राइकोडर्मा के डोज वही है जो कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। आवश्यकता पड़ने पर यदि ट्राइकोडर्मा के डोज को, इसके मात्रा को बढ़ा दें, किसी भी तरह के नुकसान इसमें नहीं होता है, फसलों पे किसी तरह के दुष्परिणाम नहीं। 4 किलोग्राम की जगह पे आप 5 किलोग्राम भी डाल सकते हैं और बुआई के समय में नालियों में आप उपयोग करें। डालने के बाद सावधानी की चीज और बरतिएगा, नालियों में डालने के बाद ट्राइकोडर्मा को मिट्टी के जरूर मिला देना है। मिट्टी में मिलाने के तरीके जो पैरों से चल के मिलाएं या किसी यंत्र से जो कि 3 साल का होता है उसको भी चला के, हाथ से ही चला के मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। या ये भी तरीका जो बताता हो, जो कि गन्ने का जड़ वाला हिस्सा 2 गन्ने को तोड़ लें, जड़ वाले हिस्से को हाथ में पकड़ लें, पत्ती वाले हिस्से को, अगोले वाले हिस्से को जमीन में डाल दें
और जड़ वाले हिस्से को लेकर पूरे नाली में यदि कर देते हैं, ट्राइकोडर्मा होता मिट्टी नहीं मिल जाती। उसके बाद आप कोई भी खाद डालें, किसी भी तरह के नकारात्मक प्रभाव ट्राइकोडर्मा पे नहीं पड़ता है। सूडोमोनास पुष्पजीव सूडोमोनास जिसे बैक्टीरिया जो होता है, इसका भी इस्तेमाल इन्हीं विधियों से करेंगे जो कि ट्राइकोडर्मा के लिए मैंने बताया। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। सूडोमोनास एक जगह और पाया जाता है, मैं बता दूं, सूडोमोनास यस्टी के रूप में भी जाना जाता है, बैक्टीरिया के रूप में आप जानते होंगे। ये वही सूडोमोनास है जो कि ट्रांसपोरस को स्टेबलाइज करने का भी काम करता है और बीमारियों से बचाने का भी काम करता है। यस्टी का इस्तेमाल करके भी हम दोहरा काम कर सकते हैं, दोहरा लाभ ले सकते हैं। पहला तो फास्फोरस जो कि जटिल फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित करके पौधे को घुलनशील अवस्था में देते हैं उनको। दूसरा सूडोमोनास जितने रेडराप के फंगस है या दूसरे बेटाजनित रोग के फंगस है, इन फंगस के ग्रोथ को पर भी लगाम लगाता है। इस तरह से जैविक विधि में ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का इस्तेमाल करके मिट्टी को शोधित किया जा सकता है। रासायनिक विधि से यदि शोधन करने का काम करते हैं तो बोरेक्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए। बोरेक्स यंत्र की मुख्य रूप से उपचार रोग में ये ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बुआई के समय की बात कर रहा हूं तो बुआई के समय बोरेक्स जिसे देसी भाषा में सुहागा कहा जाता है, रासायनिक तंत्र में सिस्टम में इसे बोरिक एसिड कहा जाता है। तो सुहागा का इस्तेमाल 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करके मिट्टी को शोधित किया जा सकता है। जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बुआई के समय में सूक्ष्म तत्वों से बने हुए उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी सूक्ष्म तत्व से बने हुए उर्वरक हैं, जिंक सल्फेट है, बोरान है, मैंगनीज है, कॉपर है, ये सारे के सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे कीटनाशक का भी काम करता है। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट से जितने भी बने हुए उर्वरक हैं, बोरिक एसिड जितने भी उर्वरक हैं, उसका इस्तेमाल बुआई के समय में जरूर करें। साथ ही साथ जब स्प्रे करने का समय हो, जब किसान का स्प्रे करते हैं उसको भी करके बीमारियों के आफत से बचा जा सकता है। बीज शोधन की बात करें, मिट्टी शोधन तो इस तरह से हमें करने की आवश्यकता है। और ये मिट्टी शोधन जितना भी हमने बताया केवल गन्ने के लिए ही नहीं, किसान भाई को गन्ना की खेती कर रहा है तो उसमें डालने के लिए बताया। यदि फसल चक्र के रूप में दूसरे फसल को ले रहे हैं, किरानी फसल, दलहनी फसल, साग सब्जी की फसल दे रहे हैं, उसमें भी ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास को डालना चाहिए। और जितने हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट से बने हुए उर्वरक की बात कर रहे थे, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सभी को भी हम दूसरे फसल में भी डालने की तरह ही हम मिट्टी में जितने भी बीमारी वाले फंगस है उसको समाप्त कर देते हैं। इन सब के फसल चक्र के रूप में भी हम मिट्टी का शोधन करना चाहिए। साथ ही साथ गन्ने की मूल बुआई करने के समय भी मिट्टी का शोधन करना चाहिए। जैसे गन्ने में जैसे पत्तों में टीका लगाते हैं, उसी तरह बुआई के समय में मिट्टी का टीका लगाना भी जरूरी है। इस भाषा में आप सकते हैं मिट्टी का यदि टीका लगा दिया तो शुरुआती दौर में बीमारी खत्म हो जाते हैं और आगे आने वाले समय में बीमारी की प्राथमिक संभावना द्वितीय संभावना वाले बीमारी को हम सावधानी पूर्वक बचा ले जाते हैं। दूसरी बीमारी से बचने के लिए बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। और बीज का शोधन करने के लिए कई तरह के शोधन के तरीके हैं। साफ शोधन जिसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट कहा जाता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट में शोधित करके गन्ने के आवरण में लगने वाली बीमारी, लगने वाले फंगस, फाइटोप्लाज्मा को समाप्त किया जाता है। दूसरा सेट ट्रीटमेंट डिवाइस है, क्योंकि लाल साग रोग या किसी भी रोग रहित कीट रहित नर्सरी तैयार करने के लिए बेस्ट है। यदि किसान भाई नर्सरी तैयार करते हैं 1 लाख के 2 लाख के आई बढ़ते या टिप से ट्रीटमेंट डिवाइस से सूचित करके यदि गन्ना की बुआई करते हैं बहुत ही अच्छी सेटलिंग तैयार होती है, स्वस्थ सेटलिंग तैयार होती है। फिर उसको सोने से ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिससे कि किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती है, क्योंकि सेट ट्रीटमेंट डिवाइस में
ना ही इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, ना ही कोई अन्य तरीका है। ठंडे पानी को हम इस्तेमाल करेंगे। उन ठंडे पानी में फफूंदनाशक को डाल सकते हैं, कीटनाशक को भी डाल सकते हैं, और ये दबाव पे काम करता है, प्रेशर पे काम करता है। 200 mmHg इसका प्रेशर होता है। एक आंख के टुकड़े यदि आप शोधित करते हैं तो प्रेशर की वजह से दवा तनी के अंदर तक पहुंच जाती है। और प्रमुख दिक्कत यही होती है कि गन्ने के तने के अंदर दवा नहीं जा पाती। इस मशीन की वजह से गन्ने के अंदर, तने के अंदर एक आंख के टुकड़े हैं या दो आंख के टुकड़े, दोनों साइड से यदि दवा चला जाता है तो तने के अंदर भी पाए जाने वाले फंगस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तीसरा एमएचएटी ट्रीटमेंट 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2.5 घंटे के लिए किया जाता है। इसमें आर्द्रता भी 99% पाया होता है और एक बार में 15 क्विंटल बीज तैयार हो जाता है। इस तरह से किसी भी विधि से बीज का शोधन करके ज्यादा से ज्यादा जमाव और बीमारी से बचा जाता है। रासायनिक विधि का इस्तेमाल लगभग सभी किसान करते हैं। बस इसको एक अच्छे तरीके से काम करने का हमें तरीका बताना है किसान भाइयों को। सारे किसान भाई को खेत में मैंने देखा है, कुछ किसान भाई को छोड़ गए। इसको जब भी शोधन करें 2 टब के साथ शोधन करना चाहिए। 2 टब इस किसान भाई चित्र में दिखाई दे रहा होगा। एक में गन्ने के कटे हुए 2 आंख के टुकड़े रखे हुए और एक से निकाल रहा है किसान, फिर दूसरे से निकालेगा तो दूसरे में रख देगा, एक से निकालेगा एक में रख देगा, एक से निकालेगा एक से इसमें रख देगा। इससे तेल बन जाएगी और समय का नुकसान भी नहीं होता है। 5 से 10 मिनट तक, जितने मिनट का साइकिल आप बनेंगे उतने मिनट, 10 मिनट की साइकिल है तो 10 मिनट, एक सेट को निकालने में कम से कम 5 मिनट तो लग ही जाते हैं अच्छे तरीके से निकालने में। 5 से 10 मिनट का शोधन कर दिया तो पूरी तरह से संदिग्ध हो जाता है। उसके अंदर से कोई दवाई का लेपन मिल जाएगा, इससे कि बीमारी मिट्टी में पाए जाने वाली फंगस उसके अंदर घुस नहीं पाती और बीमारी से बच जाती है। और शोधन किस रसायन से करना चाहिए? सिस्टेमिक फफूंदनाशक से ही शोधन करने का। कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैंकोजेब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के जितने भी उत्पाद हैं उसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिस्टेमिक फफूंदनाशक का इस्तेमाल करेंगे। सिस्टेमिक फफूंदनाशक का तात्पर्य है कि कार्बेंडाजिम जब 50 WD में आता है, यहाँ एमिस्टार में 2 रसायन होता है, डाइफेनोकनाजोल, डियाक्सिस्ट्रोबिन या डाइफ्रेट मिथाइल अथवा प्रोपिकोनाजोल अथवा टिल्कोनाजोल। जितने भी सिस्टेमिक नेचर की दवाएं हैं उसमें से 1 ग्राम या 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से, यदि इस टब में 50 लीटर पानी है मान लें हम, 50 ग्राम दवा या 50 ml दवाई डाल के आप घोल लें, गन्ने के टुकड़े से ही घोल लें और उसके बाद उसमें डाल के शोधन कर रहे हैं। इससे फायदे वही होंगे जो अभी मैंने बताया कि उसके लेपन तैयार हो जाएगा, लेपन के साथ साथ बीमारी अंदर नहीं घुस पा। किसान भाइयों के पास पाए जाने वाला देसी तरीका मैंने देखा कि कई किताबों में तो नहीं मिला, इस तरह से भी शोधित होते हैं, लेकिन बहुत ही बेस्ट तरीका है ये, अच्छा तरीका है। यही इससे किसान भाई रोजा चीनी में क्षेत्र का किसान है, इसमें उन्होंने फफूंदनाशक भी डाल दिया, कीटनाशक भी डाल दिया, पूरी रात छोड़ दिया, कम से कम 12 घंटे, 12 से 15 घंटे तक ये शोधन हुआ। अगर 500 लीटर पानी है तो आधा केजी इसमें दवा और इसमें कीटनाशक, कोई भी कीटनाशक, इमिडाक्लोपीड, सोलोपाइरिफॉस, ट्राइटेम्ब्रिक, फिनाल का कोई भी कीटनाशक जो भी उपलब्ध है हम देंगे और डालने के बाद शोधित करेंगे। इसके फायदे क्या होंगे मैं आपको बताऊं। इस तरह के शोधन किया जाता है, इस तरह का शोधन किया जाएगा उस समय यदि 12 से 15 घंटे के बाद बुआई करता है किसान, इसमें नमी की मात्रा बढ़ जाए, दवा तो शोधित होगा, इस साथ ही साथ नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो गन्ने की अच्छी जमाव, गन्ने के तने के अंदर नमी की मात्रा, यदि दोनों में नमी की मात्रा पर्याप्त है, साथ जाते हैं तो गन्ने का जमाव अच्छा से अच्छा हो। करने के लिए किसान भाइयों को प्राप्त कर लिया तो उस
गन्ने के जमाव से ज्यादा से ज्यादा ब्याज लेने से प्रयास करेगा। हमें जरूरत है किसान भाइयों को बताने की समय समय से क्या क्या चीज आएगी, और हमें जरूरत शोधन करने के साथ साथ गन्ने की बुआई से लेकर कटाई तक समय समय से समय सारणी बनाने की जरूरत है। बुआई के समय अच्छा जमाव लाने के लिए क्या प्रयत्न करने चाहिए, क्या प्रयत्न करने चाहिए। गन्ना जम जाने के बाद वही जोते ज्यादा से ज्यादा ब्याज लाने के लिए कैसे प्रयास करने चाहिए, उस पर ध्यान देने के लिए। इसके बाद बीमारी से बचने के लिए अच्छा रोग लाने के लिए उसमें क्या करने की जरूरत है, इसमें भी ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। दूसरा तरीका शोधन करने का, यदि पानी भी नहीं उपलब्ध है, तब भी नहीं उपलब्ध है, ऐसी तरह में खेत के किसी कॉर्नर पे गड्ढा खोद के पॉलिथीन रख के भी हम बीज को शोधन किया जा सकता है। बहुत सारे किसान भाई, बहुत सारे ऐसे किसान भाई इस तरह की भी शोधन प्रक्रिया को अपना के अपने गन्ने की बुआई कर रहे हैं। इन 3 विधियों में से किसी भी विधि को अपना के हम बीमारी को शुरुआती अवस्था में बचाव कर ले जाते हैं। बीमारी यदि महामारी का रूप ले लिया तो निश्चित रूप से अगर बीमारी को बचाना है या कीट को बचाना है, फसल चक्र के रूप में दूसरी फसल की बुआई जरूर आती है। दूसरी फसल में यदि आदर्श फसल चक्र की बात कर किया जाए तो धान, हरी खाद, सरसों इत्यादि होती है। इन फसलों का इस्तेमाल करें जो कि गन्ने के अंदर पाए जाने वाले फफूंद या कीट विषम फसल होने की वजह से वो फफूंद वो कीट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन समाप्त हो जाती है। फिर दूसरे गन्ने की किस्म की बुआई करेंगे, किसी भी तरह के रेट या अन्य कीट का वो नहीं आता। फसल चक्र जो इस तरह से पड़ेगा, जैसे मैंने चित्र में देखा वो 2 से बीमारियां आई, उसके बाद धान लगा लिया या कोई भी समसामयिक फसल लगा के फिर दूसरे गन्ने की बुआई करते हैं। इससे फायदा यह होता है, उसके एक नीचे सीएम तेरह लिखा होगा, सीएम तेरह की जो चेन होती है टूट जाती है। एक बार चेन टूट गई, इसको जुड़ने में टाइम लगता है या ये जुड़ नहीं पाती, क्योंकि बीच बीच में दूसरी फसल लग जाने के कारण ये चेन पूरी तरह से समाप्त। बीज बदलाव किस्मों की विविधता कैसे किया जाता है। यदि महामारी आ रही है क्षेत्रों में तो बीज का बदलाव निश्चित रूप से एक ऐसा उपाय है, सब इससे नियंत्रित हो जाती है बीज बीमारी होती है। और एक किसान भाई के पास कम से कम 4 से 5 गन्ना किस्म की बुआई होनी चाहिए, और ये मोजेक पद्धति के द्वारा किस्म की बुआई करनी चाहिए। मोजेक पद्धति क्या है मैं अभी बताऊंगा, पहले बीज बदलाव के बारे में। आपसे बीज बदलाव के माध्यम से एक खेत में 98 किलो 14 लगाया गया, दूसरे खेत में 238 लगाया गया। एक गन्ना पूरी तरह से 100% सूखने लगेगा, जबकि उसके पड़ोस में ही गन्ना है, किसी भी तरह के एक गन्ने में भी संक्रमण नहीं दिखाई देता। इस तरह से बीज बदलाव भी करके किसान भाई 100% लाभ रोग से पूर्ण बचाव किया जा सकता है। इसी तरह 118 में भी है, 118 बिल्कुल साफ सुथरा रोग रहित गन्ना किस्म है, और यहाँ पे 238 पूरी तरह से जुटने लगे। अब मैं भोजन विधि की बात कर रहा था, 4 से 5 गन्ना किस्म लगना चाहिए, और ये 5 गन्ना किस्म एक लाइन से नहीं लगना चाहिए। किसान भाई को बताने की जरूरत है कि 5 वैरायटी को अलग अलग जगहों पे लगाए। यदि 5 खेत है, 5 खेत में एक खेत में लगा दिया, दूसरे में 237, फिर तीसरे में लगा सकता है, या फिर दूसरे में चौथे में चौथी वैरायटी, फिर 5वें में 5वीं वैरायटी। इस तरह से मोजेक विधि का मतलब है कि जिस जैव खेती किस्मों की विविधता बीमारी को पैदा करने वाले फंगस को प्रमित किया जा सकता है, तो काम किया। इस तरह से बीमारी को भीड़ से बचाव किया जा सकता है। जो विधि आपने अपनाया, जो फंगस के बीज शोधन के माध्यम से इस फंगस के चेन को तोड़ दिया। बगल में तीर का निशान जो दिखाई दे रहा है लाल तरफ, ये फंगस के चेन को तोड़ दिया गया, बीच बीच में दूसरे गन्ने किस्म की बुआई कर दिया गया, बीच बीच में फसल चक्र अपना लिया गया, जिसकी वजह से इसके चेन टूट गए। एक बार चेन टूट जाता है तो बीमारी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय स्वस्थ बीज नर्सरी तैयार करके ही बीमारी को हटाया जा सकता है। हर एक किसान भाइयों को हमें सलाह देने की जरूरत है, अपने क्षेत्र में अपने खेतों में एक हिस्सा जरूर स्वस्थ बीज का नर्सरी लगाना चाहिए। बीज के लिए दूसरे पे निर्भरता को कम करने की आवश्यकता है।
10 एकड़ का किसान है, 10 बीघे का किसान है, 1 एकड़ में 1 बीघे में स्वस्थ बीज का बुआई जरूर करें आप। और स्वस्थ बीज की बुआई यदि करेंगे तो दूसरे पे निर्भरता कम होगी और रोग रहित बीज रहित शुद्ध बीज उसके खेत में तैयार रहेगा। और जैसे ही 10 महीने की फसल हुई उसे काट के गन्ने की बुआई करेगा और बुआई करने पे किसी भी तरह की शुरुआती अवस्था में बीमारी और कीट उसमें परिलक्षित नहीं होगी। ये तो बीज नर्सरी तैयार करने के लिए मैंने मशीन की चर्चा पहले बताया था। यदि वो पॉलीबैग पॉलीट्रे में लगाता है महिला समूह के माध्यम से या किसी अन्य किसान भाई सामान्य विधि से अपनाता है तो आप देखिए इसमें शोधित किया गया है, उसमें शीघ्र जमाव है और जिसमें शोधन का काम नहीं किया गया है उसमें कम से कम जमाव है या खराब है। इस तरह से हमें नर्सरी भी किया जा सकता है, गन्ने को वो बीज का भी तैयारी कर सकते हैं। किसान भाई को करना ये चाहिए, आप हम सभी लोग को बताने की जरूरत है, जो बीज का खेती करेंगे। गन्ने की खेती तो सभी करते हैं लेकिन बीज गन्ने की जो खेती करें, जैसे ही बुआई का समय आए उसमें 15 दिन के पहले उसमें सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद उसमें यूरिया की डालनेसी कर देना है। केवल बीज गन्ने की खेती में यूरिया की डालनेसी करने से फायदा ये मिलेगा कि गन्ने के अंदर पाई जाने वाली जो चीनी की मात्रा है वो चीनी की मात्रा टूट जाती है, समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये उन्हीं गन्ने में करने की आवश्यकता है जो बीज के लिए गन्ना बोया गया है। जो इंडस्ट्री को सप्लाई करना है उसमें कभी यूरिया नहीं डालना चाहिए, यूरिया डालना पड़ता है क्योंकि जब चीनी खत्म हो जाएगा तो इंडस्ट्री को नुकसान हो। इसलिए केवल बीज वाले गन्ने में इस तरह की तरकीब, इस तरह के वैज्ञानिक तरीके को अपना के और उसके बाद जब नमी की मात्रा हो जाएगी, चीनी की मात्रा कमी हो जाएगी, गन्ने का जमाव बहुत अच्छा होता है। गन्ने का जमाव एक बार अच्छा हो गया तो उसे बीज आने की संभावना ज्यादा होती है। इस तरह से लास्ट के विभिन्न पाठों में हमने किया प्रबंधन के 5 तरीकों के बारे में मैंने बात की। इन 5 तरीकों को अपना के किया जाता है। अब मैं अगले ग्रोथ के बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब एक अनुभव था जी, एक लंबा समय वो आपको 1.5 घंटे बोलते हैं और दूसरा जो कि लाल शरण लोग एक बड़ी समस्या है। हम चाह रहे थे कि अपने जो